मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 11वां चैप्टर है एम करीम का, उसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो पहला सवाल, इस सवाल में कह रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, सी डी इज ए करंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 एम्पियर मीटर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका तीनों साइड बराबर हो, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए यहाँ पर एक करंट एलिमेंट है। मान लीजिए इस करंट एलिमेंट में आई करंट चल रहा है और इसका लेंथ कितना है? DL है। ठीक है, ठीक है। सी डी इज ए करंट कैरिंग एलिमेंट, सी डी इज ए करंट कैरिंग एलिमेंट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए। तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसका डायरेक्शन एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो आप अगर इस वायर को ऐसे पकड़ोगे, इसमें करंट किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। तो इसको ऐसे पकड़ोगे और तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा? ऐसे होगा लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरफ से होगा? इस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जब यहाँ पर आप जब यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे होगा? एक सर्कल पास करेगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ होगा ना उस सर्कल, वो सर्कल यहाँ से कैसे पास करेगा? ऐसे पास करेगा, ऐसे। तो उस पॉइंट पर सर्कल के अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वो किस तरह से होगा? इस तरह से होगा। ये वाला लाइन होगा टेंजेंट। तो डायरेक्शन क्या हो गया इसका? ऊपर हो गया। तो ये क्या है? ऊपर की डायरेक्शन होगा सबसे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो मान लीजिए ये इस पॉइंट का आर वेक्टर है। क्या है? आर वेक्टर है। यहाँ से ये क्या है? आर वेक्टर है। और DL किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो बायोट सवार्ट लॉ लगा के हम क्या लिखेंगे इस पॉइंट पर? अगर ए पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है B, तो B लिखेंगे μ0/4 I DL क्रॉस R, DL क्रॉस R अपॉन RQ। ये आर वेक्टर है। तो बताइए R और DL के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 I, इस DL क्रॉस R को मैं खोल रहा हूँ, तो DL R साइन थीटा हो जाएगा। जहाँ पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन DL वेक्टर। DL वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये है, ये है। और एंगल बिटवीन R वेक्टर, R वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो इस थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू मैं कितना रखूँगा? 90 डिग्री रखूँगा। μ0/4 I DL R साइन 90 डिग्री का वैल्यू सीधा 1 रख सकते हैं। और RQ। अब बताइए ये इस R को कैसे निकालिएगा? इस R को कैसे निकालिएगा? तो ये देखिए ये ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो आपको कौन सा लेंथ निकालना है? अगर ये लेंथ आपको चाहिए तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लूँ इस लाइन पे, तो ये क्या होगा? मतलब ये अगर A है तो ये दूरी क्या होगा? A sin 60 होगा ना, या A cos 30। ये दूरी A sin 60 होगा या A cos 30। तो मैं R को क्या लिख सकता हूँ? मैं R को लिख सकता हूँ A sin 60 डिग्री। अब A कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर और sin 60 का वैल्यू क्या आता है? √3/2। तो इतना सेंटीमीटर आ गया, 10√3/2 यानी कि 5√3 सेंटीमीटर आ गया R का वैल्यू। तो इसको, लेकिन आपको इसमें R रखिएगा तो किस रूप में रखिएगा? R को मीटर में कन्वर्ट करके रखिएगा, ठीक है। और IDL जो है ये होता है करंट एलिमेंट का वैल्यू। तो IDL का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2। तो इसको 0.2 रखिए। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ और यहाँ पर R का वैल्यू रखिए, फिर यहाँ पर R का वैल्यू रखिए, यहाँ पर R का वैल्यू रखिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो डायरेक्शन भी आ गया और वही भी आ गया, वैल्यू भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट B एंड C ड्यू टू एलिमेंट एट ए पॉइंट B एंड C। इसी सवाल में अगर आपको दूसरे सवाल में कह रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, तो देखिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट का R वेक्टर क्या होगा? यही वाला वेक्टर होगा, हैं? R वेक्टर क्या होगा? यही वाला वेक्टर होगा। तो R और DL के बीच में, या R और इस पॉइंट के लिए R वेक्टर क्या होगा? ये वाला वेक्टर होगा R वेक्टर। और इस पॉइंट के लिए C के लिए ये वाला वेक्टर होगा R वेक्टर। तो R और DL के बीच में एंगल कितना है? इस C पॉइंट के लिए 0 है और इस B पॉइंट के लिए 180 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा की जगह पर साइन 0 या साइन 180 होगा। और जब ये साइन 0 या साइन 180 लिखेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो अब जो है हम तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर
AC is a current element of strength 0.4 ampere meter placed at the center of circle of radius 10 centimeter. Calculate the magnetic field induction at the point PQMN. PQMN तो देखिए ये एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल है, इसका रेडियस दे दिया है आपको कितना, इसका रेडियस आप छोड़िए, रेडियस मैं मान लेता हूँ r, बाद में सब पुट कर लेंगे। r बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर और IDL का वैल्यू दे दिया है आपको 0.4 एम्पियर मीटर। तो देखिए इस सर्किल का, ये सर्किल मैं बना रहा हूँ, ये सर्किल मैं बना रहा हूँ। तो ये जो करंट एलिमेंट है वो AC नाम दिया गया है करंट एलिमेंट का, और इस तरह से रखा हुआ है, और इसमें करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये इसमें करंट I बह रहा है और DL इसका लेंथ है। तो IDL का वैल्यू कितना दे दिया है 0.4 एम्पियर मीटर। अब पूछ रहा है प्लेस एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट PQMN। PQMN ये P पॉइंट है और Q पॉइंट कुछ ऐसे है यहाँ पे, ये 60 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। ये PQ है और ये M है और ये N है। इस चारों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात बताइए, अगर मैं P पॉइंट का R वेक्टर लूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। तो DL और R वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 180। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो P पॉइंट पर B क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि DL क्रॉस R में साइन 180 होगा और साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। और इसी अगर N पॉइंट के लिए R वेक्टर मैं लिखूँ तो ये वाला वेक्टर R वेक्टर होगा। तो R वेक्टर और DL के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर भी DL क्रॉस R का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो दो पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट Q कैसे निकालिएगा, यहाँ पर ऐसे लीजिएगा हैं, और जो है DL क्रॉस R, देखिए DL के डायरेक्शन में ऐसे हाथ को रखिए हैं, और R के डायरेक्शन में मोड़िए। तो किधर गया, यहाँ पर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो यहाँ पर भी आप DL क्रॉस R कीजिएगा तो यहाँ पर भी किधर आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पर भी नीचे आएगा, यहाँ पर भी नीचे आएगा और यहाँ पर भी नीचे आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह पर, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर भी नीचे। अब Q पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर्मूला बायोट-सावर्ट लॉ, μ0/4 I DL क्रॉस R अपॉन R3। देखिए तो DL क्रॉस R को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर DL क्रॉस R को मैं लिखूंगा μ0/4 I DL R साइन थीटा अपॉन R3। देखिए यहाँ पर R का वैल्यू तो यही होगा, लेकिन मीटर में रखना है क्योंकि ये दूरी कितना है, R वेक्टर का दूरी कितना है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबाई है, तो उसको मीटर में रखिएगा। और IDL का वैल्यू दिया उसको भी रख दीजिएगा, और इसका वैल्यू 10⁻⁻7 रखिएगा। अब साइन थीटा का बात है, तो देखिए DL और R के बीच का एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 180, 180 में से 60 गया 180 में से 60 गया 120, तो ये एंगल कितना है 120। तो साइन 120 यहाँ पे लिखिएगा, कितना लिखिएगा साइन 120। तो उसमें माइनस आ जाएगा, तो उस माइनस को हटा दीजिएगा क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड सीधा पता है। और आपसे अगर डायरेक्शन भी पूछ ले तो माइनस ऑफ के कैप, क्योंकि अंदर की तरफ है ना, तो माइनस ऑफ के कैप तो सीधा कह सकते हैं। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकालिए, साइन यहाँ पर कितना होगा, साइन 120 होगा, साइन 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको M पे पूछ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब तो ऐसे ही रहेगा। R का भी वैल्यू यहाँ पर भी R वेक्टर क्या होगा, ये होगा R वेक्टर। तो R वेक्टर और DL के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, और बाकी चीज़ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। R वेक्टर का लंबाई इस बार भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये सर्किल है तो ये तो रेडियस है, तो ठीक है। तो यहाँ पर अंदर होगा, ये तो पहले बता दिया मैं। तो साइन यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा M पॉइंट के लिए 90 बनेगा। तो इसी तरह से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो मैं चौथा सवाल पढ़ रहा हूँ। इसमें कह रहा है ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट 100 एम्पियर पासेस थ्रू ए होल्स इन द सेंटर्स ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट A1 A2 A3 A4। देखिए क्या है कि एक क्यूब है, मैं एक क्यूब बनाता हूँ पहले। ये क्यूब है, इसका साइड कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका साइड कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, A बराबर 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब क्या है ना कि इससे एक करंट कैरिंग वायर पास कर रहा है। देखिए किस तरह से पास कर रहा है, मैं बना रहा हूँ। ऐसे घुसा यहाँ पे इस क्यूब के अंदर, और फिर ऐसे करके
निकल गया, दिख रहा है आपको, इस तरह से करंट गया, इससे इधर से निकल गया, और इसे आई का वैल्यू दे दिया हुआ है, ठीक है। करंट इससे पास कर रहा है 100 एम्पियर, कितना पास कर रहा है 100 एम्पियर। इस पे 4 पॉइंट लोकेट किया गया है। A1 एक पॉइंट है जो कि इस वायर पर ही है, मान लीजिए ये अंदर का मैं पिक्चर बना रहा हूँ डॉटेड लाइन से। A1 इस वायर पर ही पॉइंट है। एक पॉइंट A4 है जो भी इस वायर पर ही है, ठीक है। और एक पॉइंट A3 है जो इस एज के एकदम सेंटर पे है, इस साइड के एकदम सेंटर पे है। और A4 है जो इस फेस के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। किस पे है? डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। A1, A4, A3, A2। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट्स A1, A2, A3, A4 ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ 0.01 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स का जो बॉडी डायगोनल होगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक DL लेंथ का करंट एलिमेंट हम माने, इस वायर के बाकी पार्ट को आप भूल जाइए, आप बस इतना मान के चलिए कि यहाँ पर 2 ही पॉइंट है। कितना? एक इतना ही छोटा पॉइंट है जिसका लेंथ है DL। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस DL का लंबाई कितना दिया हुआ है? इस DL का लंबाई दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 0.0001 इतना मीटर, ठीक है। इतना मीटर दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में बदलिए। तो आपको पूछ रहा है कि इस DL एलिमेंट के वजह से A1, A2, A3, A4 चारों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कि देखिए A1 और A4 के लिए, A4 के लिए जो है R वेक्टर क्या होगा? ये होगा। और DL वेक्टर भी क्या होगा? यही होगा। तो DL और R के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? DL क्रॉस R का वैल्यू तो DL R साइन 0 होगा, तो उसका वैल्यू 0। तो यहाँ पर तो 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर भी R और DL के बीच का एंगल कितना होगा? यहाँ पर 180 होगा, तो भी 0। अब देखिए इस पॉइंट पर DL और R के बीच का एंगल निकालिए, और ये दूरी भी बताइए। ये R वेक्टर होगा इस पॉइंट के लिए, R वेक्टर क्या होगा? ये होगा। तो इसका दूरी कैसे निकालिएगा आप? देखिए इसका दूरी ऐसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। किस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो निकल जाएगा। ये दूरी बताइए कितना होगा? अगर इस क्यूब का साइड 10 है तो ये दूरी कितना होगा? देखिए मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ इस क्यूब को, इसमें ढंग से बताऊँगा कैसे दूरी निकालेंगे। इसमें 3D है थोड़ा सा। अब देखिए मान लीजिए इस क्यूब के एकदम सेंटर पे, यानी कि बॉडी डायगोनल पे कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट इस फेस से कितना दूरी पे होगा? a/2 दूरी पे। और इस फेस से भी a/2 दूरी पे, इस फेस से भी a/2 दूरी पे, इस फेस से भी a/2 दूरी पे। तो मैं इस फेस से इसको मिला रहा हूँ, तो कितना ये दूरी होगा? a/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से इस पॉइंट का, इस मिडिल पॉइंट से, इस एज के मिडिल पॉइंट से कितना दूरी होगा? a/2, क्योंकि ये पूरा a, तो ये कितना? a/2। तो ये भी a/2 और ये भी a/2, तो ये कितना होगा? ये बताइए। अगर a/2, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो आप देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा? अगर इसको मैं थीटा मानूँ तो टेन थीटा बराबर 1 होगा, यानी कि ये कितना? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री। अब इसका दूरी निकालना है, तो ये कितना निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होगा, तो यानी कि 5√2 के बराबर आएगा। तो देखिए R भी आ गया, R वेक्टर भी आ गया और एंगल भी आ गया। DL और R के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर? 45 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा BA3 पे, तो μ0/4 पाई I DL क्रॉस R अपॉन R3 इतना होगा। तो DL क्रॉस R का वैल्यू कितना होगा? DL क्रॉस R में लिखेंगे हम, इसको मैं फिर से तोड़ रहा हूँ, तो μ0/4 पाएगा 4 पाई, और फिर I DL R साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन 45 डिग्री। अच्छा, R का वैल्यू कितना होगा? 5√2 सेंटीमीटर, उसको मीटर बदल के डालिएगा इसमें। I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 एम्पियर, और DL का वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखे हैं, तो सबको पुट कर दीजिए, और इसका वैल्यू 10⁻⁻7, तो BA3 आ जाएगा। A3 पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? 100 आ जाएगा। अब देखिए A2 पॉइंट पर कैसे निकालेंगे? A2 पॉइंट, देखिए A2 पॉइंट क्या है? इस फेस के सेंटर पे है, तो इसका दूरी इससे कितना होगा? इस पॉइंट के लिए R वेक्टर कितना होगा? ये होगा R वेक्टर। तो और DL वेक्टर ये है, तो R और DL के बीच का एंगल कितना है? A3 पॉइंट कहाँ है? ऊपर पे। तो इसके लिए R और DL के बीच का एंगल कितना होगा? ये होगा R वेक्टर। तो R और DL वेक्टर ये है, तो R और DL के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर इस
A2 पॉइंट के लिए DL क्रॉस R कितना होगा, DL R साइन 90 डिग्री, और बाकी चीज़ आपको पता है R कितना होगा, 5 के बराबर होगा। यहाँ पर R वेक्टर का लंबाई कितना होगा A2 पॉइंट के लिए 5 सेंटीमीटर, और जो है DL और I दिया हुआ है, और थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो DL क्रॉस R में यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर साइन 90 रखेंगे तो हो जाएगा। इस पॉइंट का भी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब मैं 5वां सवाल पढ़ रहा हूँ। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर पासेस थ्रू द होल्स ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर देखिए हेक्सागन मतलब 6 साइड, रेगुलर का मतलब 26 साइड का लंबाई भी बराबर होना चाहिए। तो रेगुलर हेक्सागन है मतलब क्या, 26 साइड का लंबाई बराबर होगा, ठीक है। तो मैं अब हेक्सागन बना रहा हूँ, बेंजीन का रिंग है, ठीक है। तो ये हेक्सागन, ये रेगुलर हेक्सागन है हमारा, लग तो नहीं रहा है लेकिन है रेगुलर हेक्सागन। साइड 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर इसका लंबाई है प्रत्येक साइड का ए, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ABCD ड्यू टू a small current element of length 0.02 सेंटीमीटर ऑफ द वायर सिचुएटेड एट द, देखिए इसमें 4 पॉइंट आप मानिए ABCD, ठीक है। 4 पॉइंट मानिए ABCD। और इसमें जो है ना एक छोटा सा करंट एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसमें करंट किधर बह रहा है, इधर बह रहा है, तो DL का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इस DL का लंबाई है 0.02 सेंटीमीटर, तो इस DL को आप मीटर में बदलिए, DL कितना दिया हुआ 0.02 सेंटीमीटर, तो 0.0002 मीटर, तो A भी आ गया मीटर में और DL भी मीटर में आ गया। अच्छा, इससे करंट कितना बह रहा है, I बह रहा है 200 एम्पियर, करंट कितना बह रहा है 200 एम्पियर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर निकाला है। बताइए इस पॉइंट के लिए R वेक्टर क्या होगा, ये होगा। तो R वेक्टर और DL वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 180। तो DL क्रॉस R जब करेंगे तो DL R साइन 180 करेंगे, तो साइन 180 को 0, तो यानी कि इस पॉइंट पर BD क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट D 0। और इसी तरह से यहाँ पर R वेक्टर क्या होगा, ये होगा। तो R और DL के बीच का एंगल कितना है, DL भी इधर R भी इधर, एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी साइन 0 क्रिएट होगा जिसका वैल्यू 0। तो इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब इस पॉइंट के लिए आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। बताइए सबसे पहली बात यहाँ पर R कितना होगा, R कितना होगा बताइए। इस अगर मैं इसको R वेक्टर कहूँ B पॉइंट के लिए, तो इस R वेक्टर का लंबाई कितना होगा, R वेक्टर का लंबाई कितना होगा। तो देखिए R वेक्टर का लंबाई निकालते हैं, ये भी R ये भी R, ठीक है। ये दूरी भी R होगा तो ये दूरी भी R होगा। तो देखिए ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका 2 भुजा बराबर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका 2 भुजा बराबर है। अब देख बताइए ये एंगल कितना होगा, ऐसा कितना एंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एंगल बनेगा। और 6 एंगल जोड़ करके कितना एंगल होना चाहिए, 360 है। तो एक एंगल में 360/6 यानी कि 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो ये अगर 60 और ये दोनों बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होना चाहिए। और दोनों का समेशन कितना होना चाहिए 120, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ठीक है, तो इसका और इस दोनों का समेशन कितना होना चाहिए 120, यानी कि इसको भी 60 होना पड़ेगा और इसको भी 60 होना पड़ेगा। तो जब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो अब ये आइसोसेलेस तो था ही, लेकिन अब प्रूव हो गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका साइड अगर A, तो ये भी A ये भी A, तो इसका लंबाई कितना आ गया, R वेक्टर का लंबाई A के बराबर है, यानी कि R का लंबाई मॉड ऑफ R बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। तो देखिए अब ये एंगल भी कितना आ गया 60 डिग्री। तो देखिए D, तो अब जो है मैं B मैग्नेटिक फील्ड एट B पॉइंट लिखूंगा, μ0/4 I DL क्रॉस R/r³। तो देखिए μ0/4 I DL क्रॉस R क्या होगा, DL R साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। देखिए DL और R के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा साइन 60 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 60 होगा r³। अब R का वैल्यू A के बराबर है, R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हम बता दिए हैं, उसको रखिए, I का वैल्यू रखिए, DL का वैल्यू रखिए, μ0/4 का वैल्यू रखिए, साइन 60 का वैल्यू रखिए, और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकल जाएगा। अब इस पॉइंट के लिए आपको क्या निकालना है, देखिए इस पॉइंट के लिए भी आपको पता है कि अगर इसके लिए R A के बराबर आ गया तो इसके लिए भी R कितना होगा A के बराबर आएगा, ये भी R कितना के बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। लेकिन इस बार थीटा चेंज हो गया, तो थीटा कितना होगा, ये 60
तो ये भी 60 होगा, पता है ना, ये 60 तो ये भी 60 डिग्री, 60 60 कितना हो गया 120। तो इस पॉइंट के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 120, बाकी चीज़ वैसा का वैसा, तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर सवाल करने से पहले आपको एक चीज़ सीखना चाहिए जिसका यूज पड़ रहा है इस सवाल में, कि 3D में एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए मैं एक क्यूब बना रहा हूँ। ठीक है, एक क्यूब बना रहा हूँ, ये है क्यूब। देखिए इसको मैं एक्स एक्सिस बोला हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस बोला हूँ, इसको मैं जेड एक्सिस बोला हूँ। देखिए मैं इसका नाम करता हूँ ABCD, नहीं इसको ऐसे मत कीजिए, ABCD, अब फिर EFGH, नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऊपर लीजिए, इसको कैसे नाम किया गया है इसमें, ABCDEFGH, ABCD EFGH। अब देखिए मैं इसके डायगोनली अपोजिट कौन सा होगा, G होगा, तो मैं इसको G से मिला रहा हूँ, तो ये एक बॉडी डायगोनल का लाइन होगा ना। देखिए मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, इस पॉइंट पर Z का वैल्यू क्या है, A है, अगर इस क्यूब का साइड A है तो इस पॉइंट पर Z का वैल्यू क्या है, A, और x का वैल्यू देखिए, x तो इस पे चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ पर x 0, तो यहाँ पर भी x पूरे इस एक्सिस पे 0 होता है, x तो 0, यहाँ पर y कितना 0, y भी चेंज नहीं होगा, z एक्सिस पे y थोड़ी चेंज होगा, तो पूरा का पूरा y भी कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर y 0, इसलिए सब जगह 0, तो z कितना होगा, a होगा, तो 0, 0, a। इसी तरह से इस पॉइंट को देखिए, इस g पॉइंट को, यहाँ पर बताइए इस पूरे सतह पे, ये ऊपर वाला जो पूरा सतह है, इस पर y का वैल्यू क्या है, a है, तो y का वैल्यू a है, और x का वैल्यू देखिए यहाँ पर तो x 0, इस पूरे फेस पर क्या है x 0, और यहाँ जब इधर जाएंगे तो x बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a तक जाएगा, तो x का वैल्यू a और y का वैल्यू भी a। अब देखिए z, देखिए इस पूरे ये जो अंदर वाला फेस है, ये जो अंदर वाला फेस है जो दिख नहीं रहा है, देखिए ये वाला अंदर वाला, ये जो अंदर वाला सतह है पूरा इस क्यूब का, उस पे क्या होगा, उस पे z 0 होगा, और जैसे जैसे वहाँ से इधर आएंगे z बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगा, a तक, तो a, a है, और इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। तो अगर इसका हमको इस लाइन का 3D में ये लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना है, तो क्या लिखूंगा, a - 0 कैप, a - 0 टाइम्स i कैप, a - 0 टाइम्स j कैप, a - 0 देखिए a - 0 टाइम्स i कैप, a - 0 टाइम्स j कैप, a - 0 टाइम्स k कैप। तो a और g लाइन का मैं dr लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, dr, तो वो होगा ai प्लस aj प्लस ak। इसी तरह से अगर मैं dr ऑफ ab लिखूँ, इस ab लाइन का dr लिखूँ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये, और इसका वेक्टर मैं ये ले रहा हूँ, वेक्टर का डायरेक्शन, तभी नहीं इसमें से इसको घटाएंगे, डायरेक्शन ये मानूंगा तब तो इसमें से इसको घटाऊंगा, और डायरेक्शन ये मानूंगा तब इसमें से इसको घटाऊंगा, तो इसका एंगल कितना होगा, 0 - 0 टाइम्स आई कैप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लिख रहा हूँ, तो ये होगा 0 - 0 टाइम्स आई कैप, यानी कि 0 आई, इसी तरह से 0 जे, इसी तरह से ए के, तब दोनों का डी आर आ गया। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उसका डॉट लेके उसके, देखिए कॉस थीटा अगर इसके बीच का ये है तो ए जी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ये तो सिखाया जाता है फिजिक्स में भी शुरुआत में, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो भी आना चाहिए आपको, मॉड ऑफ ए जी इंटू मॉड ऑफ ए बी, तो इसका डॉट कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और मॉड एक ए जी का मॉड क्या आएगा, √3a, और ए बी का मॉड कितना आएगा, ए कट गया तो 1/√3 क्या आ गया, कॉस थीटा के बराबर। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा √2/3, √2/√3। तो साइन थीटा का वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं खुद से, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक बताना जरूरी था। अब देखिए इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक छोटा सा करंट एलिमेंट आईडीएल रखा हुआ है, छोटा सा, और इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लिखिएगा आप, μ0 अपॉन 4π I dl क्रॉस r अपॉन r³। और यहाँ पर r का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, ये ना है r वेक्टर, तो r वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, मॉड कितना होगा r का,
√3a के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, μ0/4 I dl r sin थीटा अपॉन r3। तो यहाँ पर r का वैल्यू √3a रखेंगे, i का वैल्यू दिया हुआ है इस सवाल में, dl का वैल्यू दिया हुआ, idl का वैल्यू दिया हुआ है सीधा, हाँ idl का वैल्यू दिया हुआ है, idl का सीधा दिया हुआ है, और r का वैल्यू हम अभी बता सकते हैं कि √3a होगा। उसको आप ऐसा यूनिट में चेंज करके लिखिएगा, मतलब मीटर में। और जो है, और क्या है इसमें, साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, √2/3। तो केवल सवाल किस पे था बेस, साइन थीटा जो निकाले सवाल बना लिया, तो साइन थीटा इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब हम 7वां सवाल देख रहे हैं। 7वां सवाल में है, देयर आर 4 करंट एलिमेंट ईच ऑफ स्ट्रेंथ प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड CD AD AB BC। देखिए स्क्वायर है ABCD, क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 4 भुजा वाला चीज़, और सब एंगल 90 और सारा भुजा बराबर, इसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, ABCD। इसके सारे कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे क्या है कि 4 करंट एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, अलोंग द CD के तरफ। देखिए C पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, ये है। D पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, A की ओर इशारा करता हुआ, यानी कि ये डायरेक्शन होगा IDL का। DL का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में। देखिए A पर जो है उसका डायरेक्शन है AB, और B पर जो है उसका डायरेक्शन क्या है, BC, उसका डायरेक्शन क्या है, BC है। तो इस तरह से रखा हुआ है, और आपको पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपको, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का सेंटर अगर ये है तो देखिए, तो देखिए, तो इस पॉइंट पर जो है आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। स्क्वायर का साइड A का वैल्यू कितना दे दिया है, 200 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर इसका साइड दे दिया है। और अगर इसमें I करंट बह रहा है प्रत्येक एलिमेंट में, और इसका लेंथ DL है, तो IDL का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर। तो देखिए, सबसे पहली बात हम डायरेक्शन निकालते हैं सबकी वजह से। इसके वजह से डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर देखिए DL, और इस पॉइंट के लिए R वेक्टर क्या होगा, ये होगा, इस वाले के लिए। तो DL क्रॉस R किधर आया, ऊपर आया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन मैंने दे दिया। फिर इसी तरह से अगर C इस वाले की वजह से निकालना है यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा, DL की तरफ हाथ रखिएगा, और फिर क्रॉस किधर कीजिएगा, इसके लिए R वेक्टर क्या है, ये, तो R की तरफ मुड़ाइएगा हाथ को, तो ऊपर आया, ये भी ऊपर आया, तो इसके वजह से भी क्या आएगा, ऊपर। आप करके देखिए, इसके वजह से भी ऊपर आएगा, और इसके वजह से भी ऊपर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर नेट क्या होगा, सबके वजह से निकाल के जोड़िए। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि जितना इसके वजह से होगा उतना ही इसके वजह से होगा, इतना ही इसके वजह से होगा, उतना ही इसके वजह से होगा। तो हम केवल एक के कारण कितना होगा उसको निकाल लेते हैं, उसको 4 से गुना कर देते तो नेट आ जाएगा। तो B नेट बराबर, अगर मैं लिख सकता हूँ, मैं B नेट बराबर क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स B ड्यू टू B, मतलब B के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, उसको मैं अगर 4 से गुना कर दूँ तो B नेट आ जाएगा। और B की वजह से कितना होगा बताइए, बायोट-सवार्ट लॉ लिखिए, μ0/4 I dl क्रॉस R अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए R का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल आपको पता है, स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को कितना पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कट करेगा, और ये साइड बराबर है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना, बराबर। तो ये अगर 90 है तो इस दोनों का समेशन भी 90 होना चाहिए, और ये दोनों बराबर है, इसलिए ये भी 45 और ये भी 45। तो देखिए DL और R के बीच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पर साइन थीटा, इस फॉर्मूला को मैं क्या लिखूंगा, B नेट बराबर लिखूंगा 4 टाइम्स μ0/4 I dl R साइन थीटा, साइन 45 डिग्री अपॉन R3। अब देखिए R क्या है, R वेक्टर का लंबाई ये है, और ये डायगोनल की लंबाई का आधा होता है। डायगोनल कितना होता है पाइथागोरस थ्योरम से, √2a अपॉन 2। अगर ये पूरा √2a होगा ना, a² + a² अंडर रूट के अंदर, तो ये पूरा √2a, तो ये √2a अपॉन 2, यानी कि a अपॉन √2। तो R बराबर कितना आ गया, a अपॉन √2। तो अब सीधा इसमें पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो अब देखिए हम 8वें सवाल को सॉल्व कर रहे हैं फिर से। एक करंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, करंट एलिमेंट का स्ट्रेंथ दे दिया है, यानी कि IDL का वैल्यू कितना दे दिया है, 4 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर।
स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर है इसके एट द सेंटर ऑफ, इसके सेंटर पे, यानी कि डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे करंट एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है। करंट एलिमेंट इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, द एलिमेंट इज प्लेस्ड पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड। ये जो एलिमेंट है इसका डायरेक्शन क्या है, मान लेता हूँ मैं इस साइड के पैरेलल है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है किसी भी साइड के पैरेलल है, तो मान लेता हूँ मैं इस साइड के पैरेलल है। डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा डायरेक्शन। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निकालना है। देखिए इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा। और इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा। और इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर। तो आप एक चीज बताइए कि सब हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब डायरेक्शन निकालते, देखिए इस पॉइंट के लिए डीएल क्रॉस आर अगर मैं करूँ तो डीएल की तरफ हाथ रखूंगा, आर की तरफ क्रॉस करूंगा, तो यहाँ पर कितना आ गया है, डीएल क्रॉस आर का वैल्यू कितना आ गया, डीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखिए डीएल की तरफ हाथ रखिए और क्रॉस आर कीजिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए डीएल की तरफ फिर हाथ रखिए और क्रॉस कीजिए आर की तरफ, यहाँ पर भी ऊपर आएगा, मतलब डीएल क्रॉस आर ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी डीएल की तरफ हाथ रखिए और आर की तरफ क्रॉस कीजिए। देखिए आर की तरफ क्रॉस करने के लिए हमको इधर से हाथ रखना पड़ेगा नीचे, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर मतलब ऊपर नहीं, यहाँ पर नीचे होगा तो इस क्रॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे वाले पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, इसके जो नीचे जितना भी पॉइंट होगा, मतलब इसके इस तरफ मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वहाँ पर क्या होगा, नीचे। और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लूंगा उस पर क्या होगा, ऊपर। मतलब अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं इस लाइन को, तो इस लाइन पे कहीं पर भी, या इस लाइन पर या इस लाइन पर जो इसके ऊपर है, इस सारे लाइन पर क्या होगा, डायरेक्शन ऊपर होगा। और इस सारे लाइन पर, इसके नीचे मैं कोई सा भी लाइन खींचूं, इस सारे लाइन पर क्या होगा, नीचे होगा डायरेक्शन। तो अब इस सारे पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो आपको है सेम, तो किसी एक पे निकाल लो मैग्नीट्यूड, वो सब पे उतना ही होगा। तो मैग्नीट्यूड मैं इस पॉइंट पे निकाल लेता हूँ एक बार के लिए। तो ये एंगल कितना होगा बताइए, 45 डिग्री होगा। पिछले सवाल में निकाले हैं ये एंगल, अब फिर नहीं निकालेंगे इसको, 45 डिग्री होगा। तो देखिए बी एट बी क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू बाय शॉर्ट लॉ। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए इसको तो 10 की पावर -7 लिखता हूँ, हैं, आई डी एल आर साइन 45 डिग्री अपॉन आर क्यूब। अब आर का वैल्यू कितना होगा, डायगोनल का आधा, डायगोनल के लेंथ का आधा, और डायगोनल का लेंथ होता है √2a, तो इसका लेंथ क्या होगा, √2a अपॉन 2, यानी कि a अपॉन √2। तो आर का वैल्यू कितना होगा, a अपॉन √2 लंबा है। तो यहाँ पर मॉड रख सकते हैं आप आर का, और सबको पुट करिएगा आंसर आ जाएगा तुरंत, आइडियल दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नमा जो है ये कह रहा है कि इसी सवाल में इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर साइड ऑफ स्क्वायर, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर निकालना है। ये सब क्या है, इस सेंटर है, सारे साइड का, इस साइड का सेंटर, इस साइड का सेंटर। तो देखिए इसका आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, बताइए डीएल क्रॉस आर 0 होगा ना इस पॉइंट पर। डीएल का भी डायरेक्शन यही, आर का भी डायरेक्शन यही। इसी तरह से यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन ये और आर का डायरेक्शन ये उल्टा 180 डिग्री, यहाँ पर भी 0 होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पॉइंट पर 90 डिग्री होगा डीएल और आर के बीच का एंगल, क्योंकि ये है आर वेक्टर, और आर वेक्टर का लंबाई कितना होगा, a/2। अगर साइड ऑफ क्यूब है a, तो ये आर वेक्टर का लंबाई कितना होगा, a/2। इसी तरह से इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो आर और डीएल के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस पॉइंट पर अगर निकालना है, इस पॉइंट पर तो आर और डीएल के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और आर वेक्टर का लंबाई कितना होगा, a/2। तो इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं पिछले सवाल की तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या है कि दो करंट एलिमेंट है, एक IDL1 दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 0.3 × 10 की पावर -4 एम्पियर मीटर, और एक दूसरा IDL2 दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 0.6 × 10 की पावर -4, ठीक, एम्पियर मीटर। तो अगर मैं इसको कहूँ x तो इसको क्या कहूँगा, 2x, ये दुगुना है, ठीक। अब क्या है ना कि एक सर्किल है, मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, सर्किल का सेंटर कुछ यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इस करंट एलिमेंट को क्रॉस करके रख दिया हूँ, यानी कि ये एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, ये सेंटर है। अब एक पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम दिया है उसने एट ए पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट है। इस सर्किल का रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, कोई जनरल पॉइंट है, ठीक है,
जनरल पॉइंट है जो एक इससे मान के चलिए फर्स्ट एलिमेंट से कितना बना रहा है 60 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, 60 डिग्री क्लॉकवाइज बना रहा है, क्लॉकवाइज एंगल 60 डिग्री बना रहा है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है क्लॉकवाइज, यानी कि इस आर वेक्टर से नीचे होगा पहला वाला वेक्टर, पहला वाला डीएल वेक्टर जो है इसको मैं DL1 कहूँगा, क्योंकि ये आर से कितना होना चाहिए 60 डिग्री नीचे, तो ये कितना होगा 30 डिग्री नीचे। तो अब देखिए मैं इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालूंगा और इसके वजह से निकालूंगा, या जोड़ू दोनों को जोड़ दूंगा, वेक्टर समेशन करूंगा दोनों का ऊपर नीचा देख के। और दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि पहले इस दोनों एलिमेंट का ही मैं नेट निकाल लूँ, ठीक है, और नेट निकाल के काम कर लूँ। तो बताइए DL1 x है, इसका वैल्यू कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है x, और इसका मैग्नीट्यूड 2x है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड x, इसका मैग्नीट्यूड 2x। इसकी वजह से पहले निकालता हूँ मैं, इसके वजह से DL क्रॉस R कीजिएगा तो DL की तरफ हाथ रखिए और R की तरफ क्रॉस कीजिए, तो इसके वजह से इस दूसरे वाले की वजह से किधर आया, नीचे आया। तो यहाँ पर दूसरे वाले की वजह से कितना आया, नीचे आया, और पहले वाले की वजह से निकालिए, देखिए ऊपर आएगा, कितना आएगा, ऊपर आएगा, ये पहले वाले की वजह से ऊपर आएगा। तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, ये एंगल कितना होगा बताइए 30 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री। तो दूसरे वाले की वजह से निकालिएगा, मान लीजिए मैं दूसरे वाले की वजह से B2 लिखता हूँ, तो B2 लिखूँगा 10 की पावर -7 यानी कि μ0/4π का वैल्यू, IDL और R का वैल्यू कितना होगा, सर्किल का रेडियस, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना रखूँगा, साइन दूसरे वाले की वजह से निकालना हो, साइन 30 कितना, साइन 30 अपॉन R3। इसमें IDL1 है, यहाँ पर क्या है IDL2 है, IDL2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसको रखिए, और R का वैल्यू कितना रखेगा, रेडियस ऑफ सर्कल ऐसा यूनिट में, तो B2 आ जाएगा। और देखिए B1 अगर निकालना है तो फिर उसी तरह से 10 की पावर -7 IDL1 इंटू R, इसके लिए भी R कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा कितना होगा, साइन 60 के बराबर, कितना, साइन 60 के बराबर, क्योंकि I और DL के बीच का एंगल, DL और जो है R के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन R3 है। तो यहाँ पर भी R का वैल्यू कितना रखिएगा 10, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर रखिएगा ऐसा यूनिट में, तो ये B1 आ जाएगा। तो नेट यहाँ पर कितना होगा, B नेट होगा B2 की वजह से ज़्यादा होगा, इसलिए B2 में से B1 को घटाइए, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, B2 ज़्यादा होगा, ये नहीं पता मुझे। B2 - B1 अगर लिखेंगे, B नेट अगर लिखेंगे B2 - B1, तो उसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ B2। अगर B नेट लिखेंगे B1 - B2, तो उसका डायरेक्शन होगा B1 के डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर, और ये नीचे। तो बस निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं। 13 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, इसका नाम दिया गया है ABC। पॉइंट B पे एक करंट एलिमेंट रखा हुआ है, जिस करंट एलिमेंट का IDL का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -4 एम्पियर मीटर। यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या है, इस करंट एलिमेंट का C की तरफ इसमें करंट बह रहा है, B से C की तरफ बह रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द कॉर्नर C एंड A ऑफ द ट्रायंगल। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से निकाला है। बताइए इस पॉइंट के लिए R वेक्टर क्या होगा, ये होगा, तो DL और R के बीच का एंगल कितना है 0, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब इस पॉइंट के लिए R वेक्टर ये है, और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, साइड ऑफ, मतलब इसके साइड के बराबर, किसके साइड के बराबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के बराबर, जो कि दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो A दे दिया हुआ है, इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया हुआ है। अब देखिए ये एंगल कितना होता है 60, तो DL और R के बीच का एंगल कितना हो गया 60, तो DL क्रॉस R निकालेंगे, तो DL की तरफ हाथ रखिए और R की तरफ मोड़िए, तो कहाँ आया, ऊपर आया, अंगूठा ऊपर बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर निकल रहा होगा, मतलब पेज को छेद करके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो इस पॉइंट पर B का वैल्यू क्या होगा, μ0 फिर लिखेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, बायोट-सावर्ट लॉ, μ0/4π IDL R sin 60/R3, ये ना होगा, सीधा मैं लिख दिया हूँ रिजल्ट, बस इसमें पुट कीजिए और प्राप्त कीजिए आंसर। तो 14वां सवाल कर रहा है, इसी सवाल को आगे बढ़ा के पूछा गया है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल ड्यू टू करंट
ट्रायंगल ड्यू टू एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर, अगर ये इसका मिड पॉइंट है इस साइड का, तो इसका मैं नाम देता हूँ डी, इसके मिड पॉइंट का नाम दे देता हूँ ई, और इसके मिड पॉइंट का नाम दे देता हूँ एफ। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। सबसे पहले बताइए इस पॉइंट पर जीरो होगा, क्योंकि आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल कितना, जीरो। ये भी इधर और ये भी इधर, जीरो। अब देखिए इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर क्या है, ये है, और बताइए ये क्या है, मिड पॉइंट है इसका, तो ये 90 डिग्री होगा, ये होता है। अब ये नहीं बताएंगे यहाँ पर कि कैसे होता है, सिमिलरिटी ट्रायंगल का यूज करके बता सकते हैं, ये नहीं बताएंगे, आप सीधा याद रखिए ये होता है 90, अगर नहीं आ रहा है तो। और ये कितना होगा बताइए, ये 90 तो ये 30, क्योंकि ये 60, तो ये 30 डिग्री। तो डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है यहाँ पर, इस पॉइंट के लिए 30 डिग्री है। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए ये ए, ये 90 और ये कितना है 30। तो इसका मैं प्रोजेक्शन इस पे लूँगा, तो ये देखिए, तो इसको अगर लिखना है तो इसको क्या लिखिएगा, ए, देखिए ए cos 60 तो इसी के बराबर आएगा, ए cos 60 इसी के बराबर आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर BC cos 60, BC cos 30, इसको BC cos 30 लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा, BC sin 30, और BC क्या है, A के बराबर, तो A sin 30 यानी कि A/2। ये कितना होगा इसका लंबाई, A/2 होगा, A sin 30, अरे ये 60 है, तो BC cos 60, तो यहाँ पर क्या होगा, BC sin 60 यानी कि √3A/2। ये इसका लंबाई कितना होगा आर वेक्टर का, √3A/2। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम सीधा जो है इसी बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता दिए, आई डी एल का वैल्यू दिया हुआ है और एंगल 30 डिग्री है, निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के लिए देखिए आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, A/2। ये कितना है, A/2, और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आर वेक्टर पता चल गया और आर और डी एल के बीच का एंगल भी पता चल गया 60 डिग्री। बाकी चीज़ हमको पता है, तो निकाल सकते हैं इस पॉइंट का भी। देखिए मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है बी के लिए μ0/4π Q×V/r²। अगर ये मूविंग चार्ज पार्टिकल Q है और इस v स्पीड से चल रहा है, तो इसका V क्रॉस R, Q टाइम्स V क्रॉस यूनिट वेक्टर R। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, इसका आर वेक्टर ये है, तो मान लेता हूँ मैं इस आर वेक्टर का यूनिट लेंथ लेता हूँ। कितना लेंथ लेता हूँ, यूनिट लेंथ। तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ पूरी जाता है, तो ये क्या है, आर कैप वेक्टर है। तो आर कैप वेक्टर के साथ अगर मान के चलिए थीटा है, तो V वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो V क्रॉस R कीजिए, इस पॉइंट पर ये होगा। अगर इस पॉइंट ये आर वेक्टर है, तो इस पॉइंट के लिए ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये Q का वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है Q का वैल्यू, तो E के बराबर होगा -1.6 × 10⁻⁻19, इतना कूलम है। इसका स्पीड दे दिया हुआ है, V स्पीड दे दिया हुआ है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10⁻10 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम इट एंड लोकेटेड ऑन ए परपेंडिकुलर टू वे। तो पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो कोई पॉइंट P है जो इस v से कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, ये आर वेक्टर। और इसका लंबाई कितना है आर वेक्टर का, वो दिया हुआ है 10⁻⁻9 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस फॉर्मूला को लगाइए, सीधा सीधा प्राप्त कीजिएगा कि इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, नहीं रे।